अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो ब्राइट शेडोज़। ब्राइट शेडोज़ में आज हमारे मेहमान हैं सैयद जुनैद अली, एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं हीनो पार्क मोटर्स के साथ। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जुनैद साहब? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। जुनैद साहब, बहुत कम ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो एक यंग अचीवर्स के तौर पे मेरे सामने आए हैं, तो ख़ास तौर पे अभी आपने एक आईकेप का इलेक्शन भी लड़ा, उसमें आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और यू हैव बीन इनटू द इंडस्ट्री ऑफ दिस कमर्शियल व्हीकल्स हीनो पार्क। थोड़ा बताइएगा अपनी जॉब के हवाले से, हीनो पार्क क्या है, क्या करती है, पाकिस्तान में कितनी डिमांड है कमर्शियल व्हीकल्स की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका शो में इनवाइट करने का। हीनो पार्क के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हीनो पार्क में मैं जो एसोसिएटेड हूँ वो 2011 से हूँ। उससे पहले मैंने जो है वो दाऊद तकाफुल में 2 साल काम किया इंश्योरेंस कंपनी में, और प्रायर टू दैट आई वर्क विद KPMG फॉर मोर देन 6 years। तो हीनो पार्क के हवाले से मैं आपको ये बता रहा था कि हीनो पार्क जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। 85 में इसका फॉर्मेशन हुई थी। इट्स अ जापानीज़ कंपनी। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स जो 90% शेयर्स हैं उसमें 2 मेजर शेयर होल्डर्स हैं हमारे, एक हीनो मोटर्स लिमिटेड जापान और टोयोटा टसुजुकी कॉर्पोरेशन जापान। उसकी 30% होल्डिंग है, हीनो मोटर्स की 60% होल्डिंग है। ओके। तो हम लोग जो 10% पब्लिक के पास है यहाँ पाकिस्तान में, बाकी 10% पब्लिक के पास है। उसमें भी 1-2 मेजर शेयर होल्डर्स हैं, बाकी बहुत ही जो उसका फ्री फ्लोट है बहुत जो है वो मिनिमम लेवल पर है। ठीक है। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो कमर्शियल व्हीकल एंड बसेस है। तो कमर्शियल व्हीकल एंड बसेस में ऑल्दो हमारी जो जितनी भी रोड जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है वो थ्रू रोड मीन्स हो रही होती है सारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है वो मार्केट साइज़ उतना नहीं है कमर्शियल व्हीकल का जितना होना चाहिए, या जितना हमारा रीजनल कंट्रीज़ में कमर्शियल व्हीकल का मार्केट साइज़ है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसकी एक वजूहत ये भी है मेन रीज़न कि आपके यहाँ कोई लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं है विद रिस्पेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आई वुड से ये तो नहीं कहूँगा कि लॉज एंड रेगुलेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल का मैकेनिज्म नहीं है, कोई लोड कितना लेके जा सकते हैं आप कमर्शियल व्हीकल के उस वो मैकेनिज्म नहीं है। इन वजूहत की बिना पे आपका जो मार्केट साइज़ है वो बहुत मिनिमम रहता है। आई वुड से अभी इस वक्त जो मार्केट साइज़ चल रहा है वो अराउंड 3000-4000 यूनिट्स का मार्केट साइज़ है ओवरऑल पाकिस्तान का। और इमेजिन आप भी करें इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, जो कि आपसे छोटे मुल्क है, वहाँ पे इस वक्त मार्केट साइज़ 20,000-30,000 यूनिट्स का मार्केट साइज़ है वहाँ पे। तो ये एक बड़ी रीज़न है कि आपके जो है वो जो ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री है वो एज एन इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं होती। नहीं, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो छोटी इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, मार्केट साइज़ बड़ा है। हमारी बड़ी इकोनॉमी है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, रेल ट्रांसपोर्ट भी है, कार्गो वहाँ से भी मूव होता है, लेकिन मेनली आई थिंक कि एक रोड का एक मेजर इम्पैक्ट है, और ख़ास तौर पे पंजाब के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही मूवमेंट होती है। सो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं वही डिमांड पूरी कर रहे हैं, और नए व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं, और एग्जिस्टिंग व्हीकल्स जो हैं वो फुली डेप्रिशिएटेड हालत में, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन फिर भी हम उसको चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे इसकी वजह से हमारी जानो माल को खतरा भी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे इकदाम में क्या हुकूमत नोटिस नहीं कर रही है? आई थिंक कोई मिनिस्ट्री के अंडर आता होगा। ये जो चीज़ें डील कर रही होती है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज डील कर रही होती है, जो कि ऑटो पॉलिसी लेके आ रहे होते हैं, और भी जो रेगुलेशन इस हवाले से वो लॉन्च हो रही होती है। आई सेड के रेगुलेशंस तो मौजूद हैं सारी, बात सारी उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का है कि आप उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं हो पाती, बहुत सारे जो है ग्रुप्स हैं जो कि चीज़ों को नहीं आने देते, ये आप कह लें। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी बात सही है कि इसकी वजह से आपका एक जो सेफ्टी रिस्क है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है, और जितनी अच्छी फिट व्हीकल्स रोड पर इस वक्त आएंगी बेहतर यही है कि लोगों के लिए भी बेहतर है, और जो ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी है वो भी बेहतर होगी उसमें। अच्छा, बसेस भी उसका पार्ट है? कितना कंपोनेंट जो है वो जिसको पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कहेंगे उसका होगा, और कितना जो है वो गुड्स कैरियर वाले होंगे? मेन जो हमारा जो ब्रेड एंड बटर है वो तो ट्रक चेसिस है। ओके। बसेस का कंपोनेंट और कम है बसेस का, लेकिन जो मेन अगर हम डिवाइड करें ट्रक्स में और बसेस में, तो मेन जो वी सेल मेजॉरिटी ऑफ आवर गुड्स जो है इन टर्म्स ऑफ चेसिस, ट्रक चेसिस। अच्छा, ये बचपन से जो हम एक वो कुछ बसेस न देखते आ रहे हैं, जैसे W11 इज़ वेरी फेमस, अब तो वर्ल्ड वाइड शोहरत है W11 की, बिल्कुल ट्रक आर्ट की वजह से। तो ये जो W11 हैं ये वही पुरानी 90s की अभी भी चलाई जा रही है? ये वो मुझे भी बहरहाल आपका अच्छा सवाल है।
ये बेडफोर्ड की व्हीकल्स होती हैं जो चलती हुई आ रही हैं, तो कब से ख़त्म भी हो गई, आउटडेटेड भी हो गई, लेकिन वही एज आई सेड कि हमारे यहाँ जो एक अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक आपको जो है ना वही ओल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको मिलेगा, जो भी गिना चुना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको नज़र आता है यहाँ पे कराची में स्पेशली, तो वही पुराना सिस्टम है। आपसे बात करते हुए तो लग रहा है कि हमने ट्रांसपोर्ट में कोई तरक्की नहीं की है और पुरानी चीज़ें फुल्ली डेप्रिशिएटेड और वही सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो फिर ये आपकी जो कंपनीज हैं वो अगर इतने कम यूनिट्स बेच रहे हैं, सो हाउ कैन यू बी प्रॉफिटेबल इन पाकिस्तान? बड़ा चैलेंजिंग है, बिल्कुल आपकी बात सही है, बड़ा चैलेंजिंग है कि कंपनी के ऑपरेशंस को प्रॉफिटेबल बनाना। लास्ट 3 ईयर से हमारा जो मेजर कंपोनेंट होता है वो इम्पोर्टेड भी होता है। फिर एक्सचेंज रेट का जो इम्पैक्ट आया है लास्ट 2-3 ईयर्स में, 2017 से जो एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट आया उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो भी बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गई है। ऑन द अदर साइड प्राइसिंग भी इंक्रीज हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता कमर्शियल व्हीकल में कि आप वेरी नेक्स्ट वीक पैसेंजर कार्स की तरह सर्कुलर निकाल दें और अपनी प्राइस बढ़ा दें, तो उसमें टाइम लगता है प्राइस को पास ऑन होने में। तो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना यस इज अ बिग चैलेंज फॉर कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री। एंड कैसे आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे रेस करते हैं, से आपकी जो मिनिस्ट्री है या हुकूमत की तरफ वो जो बजट के वक्त कैसे प्रपोज करते हैं? देखिए हमारे डिफरेंट फोरम्स हैं, हमारा जो मेन फोरम है वो पामा है। पामा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं और उसके थ्रू जो है वो फिर चीज़ें जो है वो मूव ऑन हो रही होती हैं, चाहे वो कोई भी रेगुलेशन से रिलेटेड मैटर हो, कोई टैक्स का मामला हो, कोई चीज़ ऐसी हो, कस्टम ड्यूटी से हवाले से कोई मामला हो, तो वो इस तरह से चीज़ें आगे जा रही होती हैं। सो कितना इफ़ेक्टिव है ये ऑर्गेनाइजेशन? पामा आई थिंक अपना अच्छा रोल प्ले कर रही है, जो भी इस फोरम से सजेशंस जाती हैं और काफ़ी सारी इम्प्लीमेंट भी होती हैं, चेंज भी आते हैं रेगुलेशंस में। तो बट अगेन मैं वही कहा ना कि मार्केट साइज़ बहुत कम है। मार्केट साइज़ जब बढ़ेगा ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगी सारी। नहीं, मार्केट साइज इसलिए कम है कि लोग खरीदते नहीं हैं न्यू व्हीकल्स और पुरानी को चला रहे हैं। बिल्कुल, अदरवाइज तो डिमांड तो होगी ना। मतलब मैं ये तो नहीं मान सकता कि जो इतनी बड़ी जो हमें जो नज़र आ रही होती हैं रोज़ ट्रॉलर्स ट्रक्स वगैरह सड़कों पे भी, खासतौर पे आपकी जो माई कलाची वाली जो रोड है सुबह से लेकर रात तक आई थिंक 24 आवर्स ही बिजी रहती है। बिल्कुल। तो ये सारे ट्रक्स जो हैं वो या तो पुराने वाले यूज़ कर रहे हैं या फिर कहीं और से इम्पोर्टेड आते हैं। कोई स्मगल बीच में ये हो रहा था कि कुछ अर्से पहले अफगानिस्तान से स्मगल भी कुछ ट्रक्स आने जो है वो उसका भी एक हमें थोड़ा सा एक फीलर आया था कि ये भी एक मार्केट है जो कि मतलब इनफॉर्मली एग्जिस्ट करती है। तो वो भी एक है एक एरिया कुछ जो है वो मैंने कहा ना कि कुछ रेगुलेशंस भी प्रमोट कर रहे होते हैं कि यार आप जो है वो आप इंपोर्ट कर लें ट्रक एट अ लोअर कॉस्ट। वो भी एक था कि आप वाटर बाउजर लगा के इंपोर्ट करेंगे और उस पर आपको 0 रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी है। वो होता है था इंपोर्ट हुआ वाटर बाउजर जो है साइड में हुआ, फिर नॉर्मल ट्रक का चेसिस बन गया, उसके पीछे फिर जो मर्जी आपने करना है करते रहो। तो ये कुछ रेगुलेशंस थी जो कि प्रमोट कर रही थी थोड़ा सा इनफॉर्मल सेक्टर को, जो कि आपका कमर्शियल जिसकी वजह से कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर रही थी। लेकिन बहुत सारी चेंजेस आई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और आई होप के मज़ीद बेहतरी आएगी और ऑटो पॉलिसी एक आने वाली है नहीं अभी इंशाल्लाह, तो उसमें आई होप के कुछ इंसेंटिव्स होंगे मज़ीद कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए। ये एक जापान बेस्ड कंपनी है। बिल्कुल। सो इसकी जो मेन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो जापानीज बैठते हैं इसके बोर्ड में? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो हाउ स्ट्रिक्ट इज़ द एनवायरनमेंट और हाउ फ्लेक्सिबल इज़ द एनवायरनमेंट? देखिए जापानीज़ का अपना एक फ़िलासफ़ी है काम करने की। मैंने कुछ 10 साल से काम कर रहा हूँ हिनोपाक में जी। बड़ा जो है ना बड़ा प्लानिंग के ऊपर बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत दे स्पेंड आई थिंक मोर देन 50% ऑफ द टाइम ऑन द प्लानिंग। लेकिन वंस यू हैव प्लान्ड आप उसे एक नंबर ऊपर बेच नहीं सकते, एक नंबर कम बेच नहीं सकते। ओके। तो वो दे गो बाय देयर प्लान्स जी, अनलेस कोई बहुत ही कोई सिग्निफिकेंट कोई इवेंट ना हो जाए जिसकी वजह से आप अपना प्लान ने मीट कर पाएँ, अदरवाइज दे गो बाय बुक्स। और इन टर्म्स ऑफ कल्चर वो बड़ा स्ट्रिक्ट कल्चर इन द सेंस के जो टाइमिंग्स की पाबंदी है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी एक डिस्कशन कर रहे थे कि मीटिंग्स के टाइम बड़ा जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस टाइम मीटिंग स्टार्ट होनी है उस टाइम मीटिंग स्टार्ट होगी, कोई आए ना आए, और जिस टाइम मीटिंग खत्म होनी है उस टाइम मीटिंग खत्म होगी। इवन आई वेंट टू जापान फॉर सम कॉन्फ्रेंस, तो हमारे कुछ सेशंस होते थे मुख्तलिफ ना, वो सेशंस हमारे कुछ जल्दी ख़त्म हो जाते थे। 15 मिनट पहले कोई सेशन ख़त्म हो गया, कोई 10 मिनट पहले ख़त्म हो गया, तो हमारा एक ये था यार नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते नहीं, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। तो जो चीज़ जिस टाइम पे शुरू होनी है उस टाइम पे शुरू होगी और जिस टाइम पे ख़त्म होनी है उस टाइम पे ख़त्म होगी। तो ये एक जो है वो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा उनका एक
अच्छा भी कहेंगे कि यार टाइमिंग को बड़ा फॉलो करते हैं, और जो करना भी चाहिए। हम लोग थोड़ा सा कैजुअल रहते हैं टाइमिंग के हवाले से। हमारी जो थोड़ी सी हमारी कॉम जो है थोड़ी सी इस हवाले से थोड़ी सी लीनियंट है, लेकिन अच्छा एक कल्चर। How different is Japanese style of leadership as compared with American style of leadership? मेरे ख्याल से मैंने ये कहा ना, ये बड़ा प्लानिंग में अपना बहुत जो है ना वो बहुत टाइम लगा रहे होते हैं। बहुत चीज़ें जो है ना उनको पेपर वर्क्स और आपको अप्रूवल मैकेनिज्म्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वो तो हर जगह होते हैं, लेकिन मैंने अपने इवन आर्टिकल्स में भी कंपनीज के साथ काम किया, डिस्कशंस किए हैं, तो मेरे ख्याल से जो क्विक डिसीजन मेकिंग है ना वो नहीं है। क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं है। क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं है, दे टेक लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, लेकिन उसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि आपने इफ यू हैव प्लान समथिंग वेरी बिग, और वो फिर जाहिर सी बात है आपको उस हिसाब से लेके फिर चलना पड़ता है, और जो है वो प्लानिंग के हिसाब से बिल्कुल एटलीस्ट आप जो आपने प्लान कर लिया यू विल अचीव दैट। सो लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबिलिटी स्लो एंड स्टेडी वाली अप्रोच जो होती है वो लेके चल रहे होते हैं। ओके, थोड़ा सा मुझे अपना बैकग्राउंड बताइएगा। यू स्टार्टेड फ्रॉम KPMG, राइट? 2003 में आपने आर्टिकलशिप शुरू की। यू स्टेड विद KPMG। बिल्कुल। वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था, एक पाकिस्तानी कल्चर पहले था ना एक, बिल्कुल। और आई थिंक KPMG इज़ अ US ब्रांड, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आपने उसका भी देखा होगा। बिल्कुल। सो हाउ डू यू फील कि आपका जो अर्ली लाइफ थी 6 साल KPMG में, देन उसके बाद आपने कुछ और जॉब्स की, एंड देन विद अ जापानीज कंपनी फॉर 10 years, सो हाउ डू यू कंपेयर योरसेल्फ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? KPMG में तो आई वुड से कि मेरा एक बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल मेरी फर्स्ट आर्टिकलशिप थी वहाँ, तो KPMG में 2003 में मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर KPMG के साथ। तो वहाँ तो बिल्कुल एक आप डिफरेंट क्लाइंट्स पे जा रहे होते हैं, डिफरेंट आप चीज़ें सीख रहे होते हैं। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज पे भी गया है बहुत सारे, और मैंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपने बैंक्स के साथ जो है वो ऑडिट्स में गुजारा था। फिर मैं सेकॉन्डमेंट्स पे भी गया, वो भी बैंक्स की सेकॉन्डमेंट्स थी। तो वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम होता है वहाँ पे। फर्म में तो आप जिस क्लाइंट पे जा रहे होते हैं आप वो डिफरेंट एक वो एटमॉस्फेयर देख रहे होते हैं। तो फर्म का जो कल्चर होता है वो तो आपको देखने को शायद बहुत कम मौका मिलता है, अनलेस आपकी पोस्टिंग कहीं नहीं है, तो आप फर्म में बैठ के फर्म की जो इटसेल्फ जो प्योर इन्वायरमेंट होता है वो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अदरवाइज तो आप क्लाइंट को देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आप सीख रहे होते हैं। तो वो तो एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। हमारे CA प्रोफेशन का एक बड़ा एडेड एडवांटेज है जो कि हमें मिल रहा होता है। फिर हीनोपाक के हवाले से कहूँ कि हीनोपाक में मैंने एज ए सेट कि जो है वो बिल्कुल जापानीज़ कंपनी है, बड़ा जो है प्लानिंग पे बहुत फोकस करते हैं, आपका जो टाइमिंग्स पे बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, और जो अपने जो काइजन एक्टिविटीज़, इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज़ है, उनका एक प्लान होता है, उस पर बड़ा फोकस कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जापानीज़ कल्चर का पार्ट एंड पार्सल है। ठीक। अच्छा, एक यंग जो एक क्या कहेंगे, एक स्टूडेंट है जो डिसाइड करना चाह रहा है CA की तरफ, सो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? आर्टिकलशिप के क्या मतलब प्रॉज एंड कॉन्स हैं? क्योंकि बज़ाहिर बहुत से लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा लेट सेटिंग होती है, और तो स्टडीज़ भी लोगों को बड़ी मुश्किल लगती है। उस हवाले से थोड़े कमेंट्स दीजिए। एंड देन फ्यूचर आफ्टर आर्टिकलशिप जब आप जॉब पे जाते हैं, थोड़ा एक यंग स्टूडेंट को जहन में रखते हुए जवाब दीजिएगा। देखिए, यंग स्टूडेंट को मैं हमेशा कहता हूँ यार CA में आप बिल्कुल आओ, लेकिन मैं उसको ऐसे आउटराइटली ये कभी नहीं कहता कि यार CA में बस आ जाओ। मैं उसको हमेशा मिलना ज़रूर चाहता हूँ। जो मेरे पास कोई थोड़ी सी गाइडेंस लेना चाहता है, मैं कहूँगा यार आके थोड़ा सा बैठ के बात करते हैं, जरा मैं उसका एपेटाइट चेक करता हूँ कि उसका एपेटाइट है कितना, उसका एकेडमिक्स कैसा रहा है, थोड़ा सा कितना मेहनती लड़का है, कितना पैशनेट लड़का है। क्योंकि आपके पास अगर टैलेंटेड हो, सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता। CA में आपका जो एक पैशन है और आपका जो हार्ड वर्किंग का एक जो क्राइटेरिया है वो ज़रूर मीट होना चाहिए किसी भी अपकमिंग स्टूडेंट के लिए। तो मैं ये सिर्फ ये चीज़ें देखता हूँ कि यार उसका वो पैशनेट है, पहली बात। दूसरा, वो हार्ड वर्किंग है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसके एकेडमिक्स में A1 ग्रेड आया हो या जो है वो उसने गोल्ड मेडल्स लिए हुए हो तो वही CA करेगा। आपका जो है ना, जो दो चीज़ें जो है वो पैशन बहुत काउंट करता है, जो कि मैं खुद भी मैं कोई एक्सीडेंटल CA मैं भी नहीं बना। मैं भी एक पैशन था मुझे करने का, और Day 1 से पैशन था। जब से समझ लिया मैं 9th मैट्रिक में था, उस वक्त से मुझे जो है वो पैशन था CA करने का। तो अगर पैशन हो तो यू कैन अचीव योर गोल। लेकिन 9 मैट्रिक में पैशन कैसे हो सकता है? आई वांट टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। नहीं, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आपके पास अगर कोई रोल मॉडल होगा ना, कोई रोल मॉडल होगा ना, मेरे पास आई वाज फॉर्चुनेट के हमारे जो है वो अम्मी के रिश्तेदार थे, तालिब मरगूब साहब अभी भी रिश्तेदार हैं, वो निफ्ट के CFO हैं। तो वो हमारे घर उनका आना जाना बड़ा था। अब माशाल्लाह बड़ा सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो वो जब आते थे तो एवरीबॉडी यूज्ड टू लाइक यार तालिब आया है, तालिब की गाड़ी देखो, मतलब एक होता था ना, तो मैं बड़ा इंप्रेस होता था। मैंने यार ये है क्या चीज़ ना, मतलब एक वो होता था।
तो मैं हमेशा से उनको एक रोल मॉडल बनाता था, यार ये करना है बस, कुछ भी हो जाए ना। तो रोल मॉडल्स पे वापस आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी रोल मॉडल्स की। जी जुनैद अली साहब, सो रोल मॉडल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कैसे करें हम सीए की फील्ड में? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं जो है ना वो शुरू से एक बंदा था जिसको मैं अपना रोल मॉडल मानता था, और मैं ये कहता था कि थे एंड यू नो कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सही है। तो नए अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी फील्ड में जाएं तो वो मतलब जो है वो अपने मेंटोर्स या रोल मॉडल जो है वो ज़रूर कोई बनाएं, तो वो आपको थोड़ा सा गाइड करें चीज़ों के बारे में और किस तरह से आगे चलना है प्रोफेशन में। कोई कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, कौन सी चीज़ को करना चाहिए, किस जॉब में जाना चाहिए, किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो वो आपको ज़रूर गाइड करने वाला कोई ज़रूर होना चाहिए। तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तो बेशुमार भरे पड़े हैं, बिल्कुल ठीक है, आपके लॉयर्स भी बहुत सारे हैं। अच्छा, मैंने अक्सर मतलब बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ बड़ा डॉक्टर है, बड़ा लॉयर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है, बड़ा एक्टर है फॉर एग्जांपल। मैंने कभी नहीं सुना बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे बड़े होते हैं माशाल्लाह। लेकिन यू हैव नेवर हर्ड राइट, कोई मतलब आपको नहीं मिलता अनलेस कि कोई एक आध कोई पर्सनैलिटी हो कि जो कि बिल्कुल ही आउटशाइन कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल शब्बर ज़ैदी है। अगर दुनिया को पता है कि मतलब एक बंदा है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो आई थिंक एक नाम सबने सुना हुआ है। अदर देन दैट बहुत बड़े बड़े मशहूर नाम, बहुत अच्छे नाम भी हैं। मसूद नकवी साहब भी हैं, हुसैन बसराई साहब भी हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं पुराने। अगर देखा जाए तो खालिद रफ़ी साहब थे, यूसुफ आदिल साहब हैं। लेकिन क्या जो मॉडर्न जो एक बच्चा है जो एक इंटर कर रहा है, मैट्रिक कर रहा है, क्या उन्होंने नाम सुने भी हैं एक्सेप्ट शब्बर ज़ैदी? क्या बाकी सारे नाम उसे सुने भी हैं? मैं जब सीए कर रहा था तो मैंने तो एक भी नाम नहीं सुना था, सिर्फ एक, हाँ, शब्बर ज़ैदी साहब उस वक्त भी मशहूर थे, हालांकि उसके बाद वो ज़्यादा मशहूर हुआ है। आप जब सीए कर रहे होंगे तो डेफिनेटली यू माइट हैव सीन शब्बर साहब ऑन टीवी एज वेल। बिल्कुल। सो कौन ऐसे रोल मॉडल्स जो है आइडेंटिफाई कैसे किए जाए, और क्या आईकेप का उसमें कोई रोल है? आईकेप आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये रोल मॉडल्स हैं, उसको हाईलाइट कर रहा है? रोल मॉडल जो है, ये जितने भी आपने नाम लिए सारे बड़े नाम है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, और इन्होंने अपने सेल्फ इनिशिएटिव की बेसिस पे ये लोग इन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया और बहुत कुछ कर भी रहे हैं इसमें इस वक्त। देखिए, इदारे का काम भी है ऑफ कोर्स कि जो है वो रोल मॉडल्स बनाए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे रोल मॉडल्स को बनने में। सही है। मेरा हमेशा से एक व्यू ये रहा है, ख़ासतौर पर जब से इलेक्शन के सिलसिले में एंटर हुआ हूँ, कि आईकैप का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होनी चाहिए मीडिया में। सही है। जब आपका इदारा मजबूत होगा ना, जब आपका इदारा मजबूत होगा तो हर कोई आपके लिए रोल मॉडल होगा। ओके। आईबीए की अगर एग्जांपल लेते हैं हम, आईबीए इटसेल्फ इदारा मजबूत है जी। सही है। आईबीए के लिए जब इदारा मजबूत होता है तो उसके लोग ऑटोमेटिकली रोल मॉडल बन जाते हैं। ठीक। मैं कभी भी उस पे नहीं रहा कि कोई इंडिविजुअल्स जो हैं वो इदारे से बड़े हों। ठीक है। पहले इदारा होना चाहिए, पहले इंस्टीट्यूट, उसके अंडर जो है वो लोग आने चाहिए। ठीक है। तो कोशिश ये है, मेरी अपने सजेशन भी यही है आईकैप को भी, कि आप जो है वो इदारे को मजबूत करें, अपनी मीडिया में प्रेजेंस लेकर आएँ, लोग जाने, नए स्टूडेंट्स जो हैं वो जाने, ताकि आपको एज एन इंस्टीट्यूट जब लोग फॉलो करेंगे, स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे, तो आपके जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी प्रोफाइल अप होगी। अच्छा, मेरा इसमें अदर वे राउंड मतलब तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि देखें आईबीए को लोग क्यों जानते हैं। आईबीए के जो लोग थे वो दुनिया भर में उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, इसकी वजह से आईबीए का नाम हुआ। दिस इज़ माई व्यू। सही। ठीक है। जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं वो पुराने लोग आज भी कनेक्टेड हैं। बिल्कुल सही। मतलब 92 का एमबीए है आईबीए का, 88 का है, सो वो अपने बैचेस के नाम से जाने भी जाते हैं, और वो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन अपने इंस्टीट्यूट के लिए भी करते हैं, कम्युनिटी के लिए भी करते हैं। सो मेरा ये ख्याल है, हार्वर्ड है फॉर एग्जांपल, हार्वर्ड क्यों है, क्यों इतना बड़ा नाम है, ऑक्सफोर्ड का क्यों है? वो जो लोग बनाए हार्वर्ड ने या ऑक्सफोर्ड ने, उन्होंने परफॉर्म किया दुनिया भर में जाके, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन बनी। दिस इज़ माई व्यू। देखिए, लोग तो आईकैप ने भी इतने बनाए जो कि इंटरनेशनली इतना परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगेन मैं वही कहूँ ना, उनका किसी एक प्लेटफॉर्म से रिकग्निशन नहीं है। जी। बहुत मेरे ख्याल से आईबीए से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे और अच्छी पोजीशंस पे मिल जाएंगे जो इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आईकैप का मौजूद है। ऑल्दो हमारा मेंबर बेस बड़ा कम है, 11,000 के करीब मेंबर बेस है हमारा इन कंपैरिजन विद अदर इंस्टीट्यूट, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनली इतनी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनको रिकग्निशन कौन देता है? इदारा देता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा अपनी
जो 11-12 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में कि इदारे जो है वो एक्टिवली प्रमोट कर रहा हो लोगों को, प्रोफाइल्स को, जी कि यार ये देखो ये मेरा बंदा है, ये यूएस में फलाना कंपनी का सीईओ है, सीएफओ है, ये लगा हुआ है, उसका कोई इंटरव्यू पब्लिश करवा रहा है, उसका कुछ मतलब इस तरह की एक्टिविटीज हैं जो कि एक रेगुलर बेसिस पे होते हैं। मे बी ऑन एंड ऑफ हुई होंगी, ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं कुछ जिसमें आपको ऐसे लोग नजर आते हैं, लेकिन एक रेगुलर प्रमोशन ऑफ देयर मेंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो एलुमनाई का जो कनेक्शन है बिटवीन ICAP एंड द एलुमनाई शुड बी वेरी स्ट्रांग, ठीक, कि आपका एलुमनाई आपको आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, आपका ब्रांड एम्बेसडर होता है, और खास तौर पे वो एलुमनाई जो कि इस वक्त टॉप मोस्ट पोजीशंस पर हैं, ओवरसीज बैठे हुए हैं, आप उनसे कनेक्ट करें और ऑफ कोर्स उनका इनपुट लें, और उनको भी रिकग्निशन मिलेगी, आपके इदारे को भी रिकग्निशन मिलेगी, विन विन सिचुएशन है, और आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी एज एन ICAP इंस्टीट्यूट। हाउ डू यू सी ICAW क्या कर रहा है इसमें, ACCA क्या कर रहा है? देखिए उनके मेंबर्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। मैं गूगल कर रहा था तो तकरीबन 4.5 लाख जो है वो 2,36,000 तकरीबन इस वक्त जो है वो ACCA के मेंबर्स हैं, ठीक, और तकरीबन 5 लाख पाइपलाइन में मेंबर्स। ओके, इसी तरह ICAW के इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख मेंबर्स हैं, ठीक है, सही है। उनकी रिप्रेजेंटेशन मोर देन 100 कंट्रीज है, ठीक है, तो उनका इन टर्म्स ऑफ मेंबर बेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेंबर बेस है 11,000 का, सही है। ये बात भी तय है कि भाई ये इदारे बहुत पुराने हैं। ICAW 1890 समथिंग में आया, ACCA 1906 से आया, हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAP है वो 1961 में जो है वो 1961 से आया, तो एक टाइम फ्रेम का बहरल गैप है मेंबर्स में, लेकिन इनके मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक बात, जब मेंबर ज़्यादा हैं तो आपका ऐसी बात है जो से होती है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन ACCA को तो इतना अर्सा नहीं हुआ, वो तो हमारे भी बात क्या है, दे आर रिलेटिवली वेरी न्यू, बट उनका इतना मेंबर बेस भी है और आई थिंक रिकग्निशन भी है। ACCA काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है अपने मेंबर्स को रिकग्नाइज करने के लिए, ये पाकिस्तान में भी कर रहा होता है और वर्ल्ड वाइड भी आप देखें, इवन वो अपने स्टूडेंट जो के अचीवमेंट्स होती हैं दुनिया भर में उनको हाईलाइट करता है और अपनी कॉस्ट पर हाईलाइट करता है। बिल्कुल, तो क्या ये चीज़ें आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आती हैं? अच्छी चीज़ चाहे कोई इदारा कर रहा हो उसको अडॉप्ट करनी चाहिए, चाहे वो ACCA कर रहा है चाहे ICAW कर रहा है। हम में अगर कोई खामी है एज एन इंस्टीट्यूट तो हमें उसको बेहतरी की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए और अपने मेंबर्स को प्रोजेक्ट करने में आपको कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेंबर आपका एसेट है, लॉन्ग टर्म में मेंबर आपका एसेट है, वही आपको रीपे करेगा। ठीक है। अच्छा, ICAW ने पाथवेज भी इंट्रोड्यूस किया है ना, यानी वो सिर्फ ये नहीं कहता कि सिर्फ एग्जामिनेशन के चैनल के थ्रू आओ, ठीक है। ऐसे दुनिया भर के और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप ICAP के मेंबर हैं, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है या पर्टिकुलर आप एक या दो पेपर्स पास करते हैं कहीं पे आप रिसर्च बेस करते हैं तो आपको फर्दर क्वालिफिकेशंस मिल जाती है। दो कि हमारी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स कम है एज़ कम्पेयर विद अदर इंस्टीट्यूट्स, बट स्टिल हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पाथवेज का या दूसरे भी तरीके हैं आपके मेंबरशिप बढ़ाने के। ICAP में भी पहले इस तरह की चीज़ें थी, ACCA के लोग को सिर्फ 3 पेपर्स देने होते थे। आई थिंक जो कैनेडियन CA होते थे उनके लिए भी कुछ कम रिक्वायरमेंट थी कुछ पेपर्स वगैरह की, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें डिसकंटिन्यू हो गई। अब मेरा ख्याल है ACCA अगर कोई करके भी आए तो उसको इक्का दुक्का एग्जाम्शंस के अलावा बाकी फुल स्ट्रीम से गुजरना पड़ता है। हाउ डू यू सी दिस कि पहले एक चीज़ थी, हमने मेंबरशिप बढ़ाई भी, देन फिर डिसकंटिन्यू कर दिया, जबकि बाकी इंस्टीट्यूशन जैसे ICAW आज भी पाथ फेज पे है, वो अपने मेंबरशिप बेस को बढ़ाना चाहता है। कैसे देखते हैं ये दोनों अप्रोचेस को? मेरे ख्याल से देखिए, आपको मेंबरशिप बेस बढ़ाना तो बिल्कुल चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जितने आपके ज़्यादा मेंबर्स होंगे आपकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा जो है वो बेहतर होगी। अब जो एग्जाम्शन का क्राइटेरिया दैट शुड बी बोथ वेज, चाहे वो ACCA वाला CA को दे रहा हो या CA वाला ACCA को दे रहा हो, ठीक है। रेसिप्रोकल बेसिस पे आपको अरेंजमेंट्स बिल्कुल करने चाहिए, और रेसिप्रोकल बेसिस पे मेरा अपना मानना ये है, मैं इट्स माय पर्सनल व्यू, कि आप अपने से बेहतर की तरफ जो है ना वो जाएं, अपने से नीचे की तरफ ना जाएं। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कोलैबोरेशन करनी है तो आप अपने से बेहतर की तरफ करें। ICAW के साथ आप करें, ACCA के साथ आप करें, सही है। मलेशियन इंस्टीट्यूट है, मलेशियन इंस्टीट्यूट बहुत कम बेस है, 3,000 साढ़े 3,000 मेंबर्स। नहीं मलेशियन इंस्टीट्यूट के जी 32,000 मेंबर। सॉरी, मैंने फिर थोड़ा सा गलत देखा होगा, मैं 32,000 मेंबर, ठीक है, 32,000 मेंबर्स मलेशिया। तो उनके साथ आप कोलैबोरेशन करें, इनके इंस्टीट्यूट के साथ, तो एक्टिवली आप इंगेज आपको होना पड़ेगा अपनी मेंबर बेस। देखिए, मलेशिया छोटी कंट्री है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 32,000 मेंबर्स हैं, पॉपुलेशन वाइज भी हमसे छोटी है और इकोनॉमी ऑलमोस्ट हम सेम है। किसी ने कहीं सोशल मीडिया पे लिखा था कि इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हम कितने $300 बिलियन हैं, दे आर ऑलमोस्ट $320 बिलियन।
तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है मेजर, लेकिन उनके 32,000 या शायद 36,000 तक पहुंच गए। बट हम अभी भी हमारे अगर टोटल एक्टिव मेंबर्स देखें तो आई थिंक 9,500 के आसपास है एक्टिव मेंबर्स। सो हम उनसे काफ़ी अच्छा, हमारे ऐसा भी नहीं है कि मलेशिया तो हमसे बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई 65 या 63 की बात है जब मलेशिया को आज़ादी मिली थी, लेकिन उनका इंस्टीट्यूट आप देखें वो मेंबर्स कहाँ पहुँच चुका है। तो ऐसी क्या वजह है, हम क्या उन कंट्री, सिंगापुर को देख लीजिए, सिंगापुर में देखिए ये 30,000 है। मेरा इसमें व्यू ये है कि देखिए खाली इंस्टीट्यूट जो है ना, इंस्टीट्यूट का ताल्लुक है आपके मुल्क की इमेज के साथ। ठीक है, जैसे जैसे आपका मुल्क का इमेज इंटरनेशनली बेहतर होगा ना, ये मेंबरशिप सारी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मुल्क जो है वो बिल्कुल यहाँ पर हो, आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पर हो। सही है, तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। खासतौर पे जो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना सारे जी, इनका ताल्लुक है मुल्क की रिकग्निशन से, मुल्क की रेपुटेशन से इंटरनेशनली। जब आप पाकिस्तान इंटरनेशनली रिकग्नाइज होना बहुत अच्छा शुरू होगा तो लोग खुद आएंगे कि यार इसकी मेंबरशिप मुझे चाहिए, फिर रास्ते भी निकलेंगे, फिर एग्जाम्पशंस भी बढ़ना शुरू होंगी, फिर म्यूचुअल कोलैबोरेशंस भी बढ़ेंगी। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि हमारे मेंबर्स बहुत सारे कहते हैं कि इंटरनेशनल रिकग्निशन, ग्लोबल रिकग्निशन हमें बहरहाल हमारा ICAP जाता भी होगा, लोग चैलेंजेस ज्यादा आते होंगे इस वजह से क्योंकि आपके मुल्क की रिकग्निशन इस वक्त कम है। वंस आपकी कंट्री की रिकग्निशन बढ़ना शुरू हो, आपके पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ना शुरू हो, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली ऊपर आएंगी। तो ये इंटर रिलेटेड हैं ये सारे आपके ना, बिल्कुल प्राइम इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आइसोलेशन में नहीं चल सकते कभी भी कि यार आपका मुल्क नीचे और इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं फर्स्ट टाइम ये बात सुन रहा हूँ एंड आई लव दिस कि आपका जो मेनली जो आपका कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसका ताल्लुक आपकी इकोनॉमी से है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसका मतलब हमें दुनिया भर में अगर तरक्की करनी है तो हमें दुनिया में कुछ नहीं करना, अपने मुल्क को ठीक करना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपका इदारा जो है ना वो दुनिया माने उस इदारे को और जो है वो आपके मुल्क को कोई ना माने। ओके, सही है। इसका मतलब हमारा अपना जो मुल्क है उसमें चूँकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे मुल्क में तनज़्ज़ुली आई है, तो आपका कहने का मकसद ये है कि हमारा प्रोफेशन भी उस हिसाब से ग्रो नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास देखिए टेक्निकली कॉम्पिटेंट लोग हैं, सारी चीजें वही पढ़ाई जा रही हैं जो इंटरनेशनली पढ़ाई जा रही है। कोई कमी तो नहीं है ना कि आपने कोई चीज नहीं पढ़ी और ICW वाले ने ज्यादा पढ़ लिया है। सही है, ठीक है, प्लस माइनस थोड़े बहुत हो सकते हैं, वो हर प्रोफेशन का अपना एक तरीकेकार होता है ले जाने का। लेकिन मोरलेस आप वही चीज पढ़ रहे हैं जो कि ICW वाला पढ़ रहा है या ACCA वाला पढ़ रहा है। वो क्या वजह है कि उसके मेंबर ज्यादा हैं, लोग ज्यादा उसको एनरोल कराते हैं। तो वो तो ओवरऑल जब तक कंट्री बेहतर नहीं होगा, ये इंस्टीट्यूट आप मेंबर्स जो है ना बिल्कुल इत्मीनान से रहेंगे। ऐसे नहीं होगा कि जो है ना वो कोई काउंसिल आके जो है ना वो 50 कोलैबोरेशंस और कर देगी। यही वजह है कि जब हमारे मेंबर्स बाहर जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, आई थिंक कोई 25% हमारी मेंबरशिप पाकिस्तान से बिल्कुल बाहर ऐसे ही है, तो वो वहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं, कोई CPA कर लेता है, कोई ICAW के पाथवे में चला जाता है, कोई और कोई क्वालिफिकेशन वहाँ की लोकल हासिल करता है। क्या यही वजह है उसकी? प्रीडोमिनेटली तो यही वजह है, प्रीडोमिनेटली तो यही वजह है कि व्हाट आई हैव हर्ड कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उसका 45 कंट्रीज में जो है वो इस वक्त एग्जाम्शंस हैं। ठीक है, और हमारे इंस्टीट्यूट का वो मेरे ख्याल से 10-11 कंट्रीज में इस वक्त एग्जाम्शंस अवेलेबल है। तो इंडिया का इमेज इन टर्म्स ऑफ जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है वो इट्स फार बेटर देन पाकिस्तान। देखिए फैक्ट है ना, आप इसको डिनाई तो नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताइए, इंडिया का जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जब मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात भी होती है, आई हैव वर्कड आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल, तो वहाँ बहुत सारे इंडियंस थे, उनका अपनी जो रेगुलेशंस है उसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, उनकी बहुत सारी कमेटीज़ आपकी इंडस्ट्री बेस्ड है, और अगर आप इकोनॉमी के तज्ज़िये और चीज़ें देखें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सिग्निफिकेंटली नुमाया किरदार होता है उसका, बजट के वक्त, इकोनॉमी में और लॉ मेकिंग में भी। बिल्कुल। पाकिस्तान में जब बजट आता है तो ठीक है, हमारा ICAP के प्रपोजल्स जाते हैं, चीज़ें नज़र आती हैं। अदर देन डैट पूरा साल हमें कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आती। आपको भी ऐसा डिफरेंस लगता है क्या? चलें ठीक है, इकोनॉमी नीचे तो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन ये हो सकता है कि हम इकोनॉमी में गवर्नमेंट के साथ खड़े हों, पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खड़े होते हैं। बिल्कुल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी इकोनॉमी के अंदर। जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके इदारों में आएंगे, इस वक्त इदारों में आने का भी एक चैलेंज है।
गवर्नमेंट के इदारों में आपको पता है जो एक CSS का कॉन्सेप्ट है वो लोग ज़्यादा प्रीवेल करे होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको गवर्नमेंट सेक्टर में कम नजर आएंगे। SACP ने कुछ डोर्स खोले हुए हैं जिसमें SACP मायर होते हैं। FBR में आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे या हैं भी कि नहीं। तो एक इदारे का भी जब जैसे जैसे इदारों में लोग आएंगे, गवर्नमेंट इदारों में लोग आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आएंगे, तो उसका ऑटोमेटिकली इकॉनमी में वो रोल प्ले करना शुरू करेंगे। ऑन द अदर साइड हमारे प्रपोजल्स बजट के बिल्कुल जा रहे होते हैं, जाने भी चाहिए, सही है, इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन जा रही होती है, लेकिन ऑन रेगुलर बेसिस मेरा अपना ये व्यू है कि हमारा एक एक्टिव मीडिया सेल होना चाहिए जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी हो रही है उसमें ICAP का एक व्यू आना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स वो एक प्रोफेशनल्स का व्यू होगा। हम टीवी पे बहुत सारे एंकर्स के, बहुत सारे सब लोगों के तज्जिए सुन रहे होते हैं इकॉनमी के बारे में जी। मतलब आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कमी है जो कि हम उन लोगों को सुने इकॉनमी के बारे में। अब तो इक्का दुक्का आना शुरू हो गया है ना, मतलब पहले तो कोई भी नहीं आता ना। पहले तो अब ये भी जो लोग आ रहे हैं सेल्फ इनिशिएटेड लोग हैं सारे, ठीक है, ये अपनी सेल्फ उस पे आ रहे हैं, अपना ताल्लुक पे आ रहे हैं, अपनी थोड़ी सी प्रोफाइल के ऊपर आ रहे हैं, ठीक। इदारे की तरफ से क्या आ रहा है भाई? इदारे के रिप्रेजेंटेटिव हो, हर इंडस्ट्री में आपको इस वक्त टॉप प्रोफेशनल्स मिलेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चाहे बैंकिंग हो, फार्मास्यूटिकल हो, इंश्योरेंस हो, ब्रोकरेज हो, कोई भी आपका इदारा हो ना, वहाँ पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टॉप पोजीशंस पे मिलेंगे और बेस्ट ब्रेन मिलेगा आपको इंडस्ट्री का, सही है। तो आप अपना एक व्यू दें ना, ऑफिशियल व्यू दें कि ICAP का इस वक्त व्यू ये है, इकॉनमी में जो भी अप्स डाउन्स हो रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रही है, एक व्यू ये है ICAP का, कॉरेस्पोंडेंट ऑफ ICAP है ये, स्पोक्स पर्सन ऑफ ICAP है ये। शहजाद डैडी जो है वो स्पोक्स पर्सन है एक स्पेसिफिक सेक्टर के, जुनैद अली एक स्पोक्स पर्सन है स्पेसिफिक सेक्टर के, ये बहुत सारे और बड़े बड़े नाम है, वो स्पोक्स पर्सन है, वो 10 सेक्टर के स्पोक्स पर्सन है, ठीक। तो मतलब हमारे पास बहुत अच्छे व्यूज आ सकते हैं अगर हम लोगों को एंगेज करें, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दें, इंस्टीट्यूट के थ्रू कोलैबोरेट करें, डिफरेंट। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है, लेकिन मजबूरी है, यहाँ हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून और उसके बाद आएंगे हम रैपिड फायर राउंड के साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी जुनैद साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मीडिया रिप्रेजेंटेशन। सो यू अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूट का एक सेल हो जिसके बेसिस पे और फिर अपने जो एम्बेसडर्स हैं यानी मुख्तलिफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए ताकि वो उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल जो है वो आपके इकोनॉमी में उनको हाईलाइट भी कर सकें और वो सजेशंस भी दे दें अपने अपने रेलिवेंट सेक्टर, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो इससे क्या आपको लगता है कि चेंजेस आ सकती हैं? देखिए, एक तो ये जो भी हमारी पब्लिक है उसको एक वेल इन्फॉर्म्ड जो है एक इंफॉर्मेशन मिलेगी जी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मिलेगी, और जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसका अपना एक बैरल बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, उसकी बेसिस पे एक जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि एटलीस्ट जो जिसको कुछ नहीं पता वो आज बता रहा होता है लोगों को, और फिर मासेस में अक्रॉस द बोर्ड वही इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रही होती है जी। तो एटलीस्ट ये है कि जो लर्नड लोग हैं उनकी तरफ से एक चीज़ जा रही है तो इट विल मेक अ डिफरेंस, लोगों में अवेयरनेस आएगी मामलात के बारे में, क्योंकि हर जो भी इवेंट होता है उसके पीछे बहरहाल क्या क्या इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हैं और जो भी फाइनेंशियल एंगल्स हैं उसको कंसिडर करते हुए वो अपना व्यू देगा जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। एक छोटा सा सवाल है, इंडियन सीए अपने नाम के शुरू में सीए लिखते हैं, यानी सीए शहजाद डैडी, सीए जुनैद अली। पाकिस्तान में मैंने आज तक नहीं देखा कि लोग अपने नाम के शुरू में सीए लिखते हो, वो बाद में कॉमा लगा के तो कुछ लोग लिख देते हैं ACA FCA। सो ये आपको क्या लगता है कि इंडियंस ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है सीए मेहता, सीए सो एंड सो? उनका अपना व्यू है मेरे ख्याल से, वो हम भी मना तो नहीं है, हम FCA एंड में लिख देते हैं, ACA एंड में लिख देते हैं, तो एज लॉन्ग एज जो है वो आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट भी अपने ब्रांडिंग करने को मना तो नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगोज भी अब तो इजाज़त दी हुई कि आप लोगोज यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो ब्रांडिंग बिल्कुल होनी चाहिए, और जो है वो और जितनी अच्छी ब्रांडिंग होगी उतनी ही आपका इदारे का फ़ायदा है, लोगों को भी फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है कि आज 2021 में जब हम बैठे हुए हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, और आप टीचिंग भी करते रहे हैं, आपने मेरा ख्याल है काफ़ी अर्से तक 2009 से लेके ऑनवर्ड्स आपने टीचिंग की है,
सो आपको लगता है कि जो अभी भी हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं अपने अकाउंटेंसी फील्ड में, नॉट जस्ट इन CA बल्कि ICA में है या और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, तो हमने तो गुप्ता और शुक्ला पढ़ी थी, आई डोंट नो आपने भी वो पढ़ी थी या नहीं वही पढ़ी पढ़ी थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए, नए IFRS आ गए, ठीक है, अकाउंटिंग में आप अपडेट होते गए। साथ ही साथ आपकी डिजिटलाइजेशन, AI, ब्लॉकचेन और ये सारी चीज़ों ने बहुत सारी जगहों में अपनी एक स्पेस बना लिया है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अकाउंटिंग में शायद आपका मॉडल शायद ब्लॉकचेन अकाउंटिंग हो मे बी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चीज़ें हो रही हों। तो आपको क्या लगता है कि हम अभी जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो, और जो आगे जो यही लोग जो तैयार होकर निकलेंगे इंडस्ट्री में 5-6 साल के बाद, और उस वक्त जो एक स्किल रिक्वायर्ड होगी, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये तैयारी तो करनी पड़ेगी, तैयार तो अभी नहीं है, तैयारी तो करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने करिकुलम जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसमें ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। मेंबर्स के हवाले से जो पढ़ चुका है उनको ट्रेनिंग्स ऐसी देनी पड़ेगी कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटलाइजेशन का बड़ा सब चर्चा है हर जगह पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जितने हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, CEO जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर इस वक्त इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, उनका स्किल सेट बढ़ाना, इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी कि वो अपना स्किल सेट बढ़ाएं, और अपॉर्चुनिटीज़ देना इदारे का काम है और चीज़ को अवेल करना मेंबर का खुद काम है। ठीक है। अभी भी इदारा बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप मेंबर्स की पार्टिसिपेशन देखें बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? देखिए, आप इम्प्रूव ना, आप सबसे पहले आप अपने गिरबान में जाके कोई भी इम्प्रूवमेंट करनी है, कोई भी मसला है तो यार मेरे में क्या कमी है, ठीक है, मैं कितनी ट्रेनिंग्स मैं अटेंड करता हूँ, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया काम। नहीं, वेरियस रीजंस क्या हो सकती हैं? एक टाइम ना अवेलेबल ना होना, ये रीज़न हो सकता है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, टाइम तो मैनेज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि टाइम तो, ये तो बड़ा एक जो है ना लेम एक्सक्यूज है कि टाइम नहीं है, टाइम सबके पास होता है। एक रीज़न हो गया, दूसरा रीज़न और क्या हो सकता है? देखिए, एटीट्यूड, वो मेरा ख्याल है कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। तीसरा और क्या हो सकता है कि वो जो नॉलेज वहाँ पे मिल रही है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के सेमिनार से, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है फ्रीली इंटरनेट पे, ये वजह हो सकती है। चौथा, उससे बेहतर कोर्सेज आप कहीं लिंक्डइन लर्निंग पे, EDX पे, कोर्सेरा पे ऑलरेडी कर रहे हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो क्या चीज़ें आप समझते हैं कि कैसे इनरोलमेंट्स या रजिस्ट्रेशन मज़ीद बढ़ सकती है? बार बार ईमेल तो मेरे पास भी आती है, एक कोर्स करवाते हैं, दिन में समटाइम 2 दफ़ा ईमेल और SMS भी आते हैं, तो क्या बार बार पुश करने से रजिस्ट्रेशंस बढ़ते हैं, या क्वालिटी ऑफ कंटेंट से बढ़ते हैं, या फ्लेक्सिबिलिटी से बढ़ते हैं? देखिए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट से भी बढ़ते हैं, आपके जो स्पीकर्स आ रहे हैं उनसे भी बहुत बढ़ते हैं। सही है कि आपका जो प्रोफाइल आपको ट्रेनिंग दे रहा है उससे भी बहुत इंप्रूवमेंट आ रही होती है। हमारे मेंबर्स में अनफॉर्चुनेटली होता है कि जो भी टेक्निकल साइड के जो भी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं उसमें तो बड़े लोग आ रहे होते हैं, मतलब एक जो है ना वो IFRS की आप ट्रेनिंग करा दें, बिल्कुल जो है ना लोग ऐसे आ जाएंगे, पता नहीं ये तो ऐसी चीज़ आ गई, बस ये तो सीखनी है ना। सही है। या इवन आपके जो फ्लैगशिप इवेंट्स हैं, जैसे बजट कॉन्फ्रेंस है, उसमें तो आपको मेंबर्स मिलेंगे। सही है, वो लोग बड़े शौक से आ रहे होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव रादर दिन के बजट कॉन्फ्रेंस सुनने से ज़्यादा मेरे ख्याल से नेटवर्किंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वहाँ पे लोग आ रहे होते हैं। तो जो इवेंट्स उनको भी इंटरेस्टिंग ऐसा बनाए कि लोग उसमें आना भी शुरू हो, सिर्फ नॉट जस्ट कंटेंट ठीक है, एक वन ऑफ द एलिमेंट है या ट्रेनर है, तो वो इवेंट को ऐसा इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, मतलब। और एक बड़ा ज़रूरी फैक्टर अपनी विलिंगनेस भी बहुत ज़्यादा है कि मैं खुद अपने आप को कितना बेहतर करना चाहता हूं। मैं नेटवर्किंग आपने हाईलाइट किया, मैंने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखा है, वो किसी जैसे CFO कॉन्फ्रेंस में आते हैं, अपना बिजनेस कार्ड देते हैं एंड देन चले जाते हैं, मेरा नाम शहजाद डेरी है, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, मैं फलां जगह पे जॉब करता हूँ। इज इट नेटवर्किंग, या नेटवर्किंग हमें सीखनी चाहिए? नेटवर्किंग सबके अपने अपने तरीके होते हैं। बिजनेस कार्ड देना इज वन ऑफ द टूल फॉर द नेटवर्किंग। ठीक है, लेकिन लोग आपको ना अच्छे अल्फाज में जाने, आपको चाहे आप ज़रूरी नहीं कि आपका व्यू से वो एग्री भी करें, और लेकिन आपको जितना आप कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ, अपना व्यू देंगे, तो आपको भी बेनिफिट होगा और इंडस्ट्री एट लार्ज और जो लोग हैं उनको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, आप सीखते हैं, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। नेटवर्किंग में मैं जब से इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे इंस्पिरेशनल लोगों से मिला हूँ, ठीक है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये नहीं, अब ये नेटवर्किंग ही है ना कि आप मुलाकात कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन के लिए जा रहे हैं, सही है, वोट तो लेना आपका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही होती है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, लेकिन उसमें आपने बहुत टाइम लगाया होगा ना उनके साथ।
इट कैन नॉट बी अ मेयर एक्सचेंज ऑफ कार्ड्स एट अ कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा टाइम लगाया, आप थोड़ा सा मीटिंग आपको करनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको अपना प्रोफाइल भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक। तो नेटवर्किंग तो देखें आज का जो है ना वो टूल फॉर सक्सेस जो है ना वो नेटवर्किंग है। आपकी जितनी अच्छी नेटवर्किंग होगी, यू हैव ब्राइटर चांस, यू हैव ग्रेटर चांस कि आप जो है ना वो सक्सेस लेटर अचीव करेंगे, बचाएंगे। तो मेरे सजेशन भी मेंबर्स को यही है कि यार थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, अपने आप को थोड़ा सा नेटवर्किंग के दायरे में लेकर आएँ, थोड़ा सा अपना टाइम स्पेयर करें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए, वहाँ से भी आपकी जो है वो नेटवर्किंग इंप्रूव होती है। और इवेंचुअली आपका अपना प्रोफेशनल फ़ायदा भी होता है। लोगों का तो आप बेनिफिट कर ही रहे होते हैं, लेकिन आप प्रोफेशनली बहुत ग्रो कर रहे होते हैं। आप अगर अच्छे हैं तो लोग खुद आपको सामने आप नज़र आ जाते हैं। सही। अच्छा, मूव करते हैं रैपिड फायर। रैपिड फायर में हम आपको कुछ टॉपिक्स या कुछ सवाल देंगे, या मे बी एक सेंटेंस होगा। आपको उसको रैपिडली तो आंसर करना है, लेकिन इतने भी रैपिड नहीं होना कि आप उसका फायर पार्ट मिस करना है। सो यू हैव टू बी रैपिड एज वेल एज फायरी। सो इफ़ यू वांट टू टेक सम टाइम टू इग्नाइट सम फायर, तो आप टाइम भी ले सकते हैं, और जहाँ आप रैपिड हो सकते हैं प्लीज डू इट। ठीक है, तैयार हैं आप? तैयार। चलें, हम आपको कुछ टॉपिक्स देंगे रैंडम। पाकिस्तानी मईशत। इम्प्रूविंग। इमरान खान। एक्सीलेंट लीडर। चार्टर्ड अकाउंटेंट। द ड्राइवर ऑफ द इकॉनमी। महंगाई कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। इफ़ यू आर नॉट नेटवर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग, व्हाट डू यू से? प्रोफाइल इंप्रूव करें, नेटवर्किंग करें। सही है। कोलैबोरेशन करें या कंपटीशन करें, या दोनों करें? फॉलो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें जहाँ पे दूसरा कॉम्पिटिटर ना हो। बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में नई सिम तय करें जहाँ कॉम्पिटिटर्स कम से कम हो। तो आपको कोलैबोरेशन की ज़रूरत भी ना पड़े। कोलैबोरेशन करें, लेकिन एक आपका अपनी एक नई चीज़ें, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी आपकी होनी चाहिए। ओके। यूज़ ऑफ फॉरम्स, जैसे आपका एक पामा का फॉरम है, CFO क्लब है, कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप है, देयर आर वेरियस फॉरम्स हैं क्लब्स हैं, KCCI है, आपका FPCCI है। हाउ डू यू से अबाउट द फॉरम्स एंड नेटवर्क्स? इफेक्टिवनेस इनकी इंप्रूव होनी चाहिए। फोरम्स बहुत अच्छे हैं, इनका जो रियल बेनिफिट है, जिस मकसद के लिए बने, उनकी इफेक्टिवनेस इंप्रूव होनी चाहिए। एंड हाउ अबाउट द इंस्टीट्यूट शुड कोलैबोरेट विद दीज फॉरम्स? क्या इंस्टीट्यूट को या उसके लोगों को फ़ायदा हो सकता है? एज लॉन्ग एज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द मेंबर्स एंड फॉर द इंस्टीट्यूट, बिल्कुल करने चाहिए। ठीक है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और उन्हीं चैलेंजेस में से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं। सो एडवर्सिटी इज़ अ ब्लेसिंग। यस, इट डिपेंड्स। अगर आप उसको समझते हैं कि एडवर्सिटी में कोई मेरे लिए ब्लेसिंग है, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो इन दैट एडवर्सिटी। कोविड में बहुत सारे लोगों ने ग्रो किया है ना, तो एडवर्सिटी थी उसमें, बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच गए लोगों के, जूम का बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक। तो आपको चैलेंजेस में भी अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी पड़ती हैं अपने लिए। सही। अकाउंटिंग प्रोफेशन इन 2030 इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान इट विल रिमेन रेलेवेंट, लेकिन उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की और जो अप स्केलिंग ऑफ स्किल्स वो रिक्वायर्ड है। स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक्सीलेंट, जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, और आई वुड डेफिनेटली इनकरेज यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं और रिस्क टेकर्स थोड़े से बने। और इसमें ग्रोथ इतनी है कि जितनी शायद सैलरी में इतनी ग्रोथ नहीं है। ठीक। थैंक यू जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Shadad. आपका कोई मैसेज हो, कोई कम्युनिकेट? Thank you, Shadad, for inviting me on this show, and I would say that you are doing a very wonderful job by running this show। और ज़बरदस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं और उनके व्यूज़ जो हैं वो लोगों तक और मेंबर्स तक पहुँचते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर रनिंग दिस शो। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। नाज़रीन, यहाँ इख्तिताम होता है हमारे शो का। अल्लाह हाफिज़।